बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज जो मैंने हसीन सा आउटफिट वियर किया हुआ है, ये है जनाब स्टाइलिश कलेक्शन बाय रबिया का। इतना अमेजिंग इसका फैब्रिक है और कलर कॉम्बिनेशन आप देखें, मुझे इतना पसंद आया और ये फैब्रिक इतना अच्छा लगा, इनकी डिजाइनिंग, इनका कट इतना अमेजिंग लगा। और 3 पीस सूट में सबसे बड़ी अहम बात होती है कि दुपट्टा जरा शॉल टाइप का होना चाहिए, तो ये पूरी की पूरी शॉल है दुपट्टे के साथ आपको 3 पीस में बहुत रीजनेबल प्राइस पे जो है स्टाइलिश कलेक्शन बाय रबिया पर मिल रहे हैं आपको। आप जल्द से जल्द राब्ता कीजिए, नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है रबिया से, और उनका स्टाइलिश कलेक्शन का जो पेज है जो फेसबुक पर भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर भी है, वहां पर जाके भी आप राब्ता कर सकते हैं। मंडे का दिन है जनाब, मंडे के दिन यूजुअली हम लोग होते हैं खरगोश की तरह, खरगोश की तरह नहीं, क्या कहते हैं उसको, कछुए की तरह सुस्त होते हैं और बहुत अजीब सा फील करते हैं। लेकिन इस कछुए की चाल को खरगोश की चाल में बदलने के लिए कहकशा फैसल यहाँ पर है जनाब। जब हम लोग बातें करेंगे, और आज हम बात करेंगे डेंटिस्ट से, हमने अपने डेंटिस्ट को मदू किया अपने शो में, उनसे जानेंगे ओरल हाइजीन के हवाले से। मतलब हमारे यहाँ सबसे पहले मुझे लगता है आपकी जो जात में खूबसूरती होती है ना, वो आपके दांत होते हैं। जब आप बात करते हैं, जब आप स्माइल करते हैं, जब दांत ही खूबसूरत नहीं होंगे, या वो झड़ चुके होंगे, या उनमें कोई प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन होगा, आपके मुंह में से बदबू आती होगी, या गम्स आपके अजीब से कलर के हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा जरूरत है ये सब चीजें करने की। हम लोगों को ब्रेक लेनी है इसके साथ ही। अच्छा जी जनाब, तो हम लोगों को ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए हमारी ओरल हाइजीन का हम किस तरह ख्याल रख सकते हैं, एक टूथपेस्ट की कितनी अहमियत है, चाहे वो सस्ता है महंगा है, सेंसिटिविटी किसको कहते हैं, गम इन्फेक्शन किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे अपनी डेंटिस्ट से। बढ़ते हैं उनकी जानिब, हमारे साथ मौजूद है समन वकार। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, चले समन से हम बात करते हैं थोड़ी देर में। हम अब मजीद गुफ्तगू फरमाएंगे समन से और बात करेंगे उनसे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगती है एक बात जो है आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहूँगी, दांतों का आप लोग जो है अपना ख्याल नहीं रखते। हम लोग जो है अजीब व गरीब चीज़ें खा के अपने दांतों को खोखला कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, उसके हमारी शख्सियत पर बहुत बुरे असरात मरतब होते हैं। तो सबसे पहले तो खुदारा ये चीज़ें जो है बेसिक टेक्निक्स होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, हमें पता होना चाहिए। टूथपेस्ट कितने टाइम तक हमें जो है टूथब्रश यूज करना है, कितने महीने तक उसको यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि वो बेचारा शक्ल से बदशक्ल हो गया और हम जो है वो लगे पड़े हैं, हमें पता ही नहीं है, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, हम एक टूथब्रश पे जिंदगी गुजारे, हमें किसी ने बताया नहीं। तो ये चीज जानेंगे उनसे, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है कि भाई हमें कितने दिनों के बाद जो है वो टूथब्रश चेंज कर देना चाहिए, और एक टूथपेस्ट का इंतखाब किस तरह से करें। आपके दांतों में अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई स्वेलिंग है, कोई रूट कनाल की आपको जरूरत है, तो ये उनसे जानेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दांत में, हमारे मुंह में कोई इन्फेक्शन है, क्या वो अलामात होंगी कि हमारे मसूड़े सूज जाएंगे, कि हमारे मसूड़ों का कलर चेंज हो जाएगा। ये सारी बातें उनसे जानेंगे तफसील से जनाब, क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद है, उनकी एक्सपर्टीज है। मैं तो देखिए आपको फिलबदी बताती रहती हूँ बातें, मेरी बातों से तो आप लोग इंटरटेन होते हैं, लेकिन जो मालूमात का खजाना है वो हमारे एक्सपर्ट ही लेके आते हैं। तो बढ़ते हैं समन की जानिब। अस्सलाम वालेकुम समन वकार। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समन, सबसे पहले जो है आपको मैं वेलकम करती हूँ मुस्कुराती सुबह में, मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि आपकी भी बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट। थैंक यू जी, तो सबसे पहले तो जानते हैं आपके बारे में, आपकी जर्नी के हवाले से हमें बताइएगा कि आपने बचपन से ही शौक था डेंटिस्ट बनना है? बचपन से बस था कि अम्मी अब्बू को भी और मुझे भी कि मेडिकल में जाना है। बस होता है ना एक टिपिकल वो कि हाँ भाई मेडिकल कॉलेज में जाना है, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारे कज़न्स वगैरह सब डॉक्टर थे। तो उसी में फिर मेरा KMDC में, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन हुआ 2009 में, और देन आई ग्रेजुएटेड इन 2013 और 2014 में मैंने हाउस जॉब की। उसके बाद से मैंने आई वॉज वर्किंग इन सम प्राइवेट क्लिनिक्स। फिर उसके बाद आई गॉट एडमिशन इन डाउ यूनिवर्सिटी। मेरा 4 इयर्स की मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी था। इट्स अ फील्ड कॉल्ड ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री। तो आई एम डन विद माई रेजिडेंसी, मेरी 4 साल की क्लिनिकल ट्रेनिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। थीसिस का प्रोसीजर वगैरह थोड़ा चल रहा है। उसके अलावा आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर शाह फैसल हैं, प्रोफेसर शाह फैसल हैं, उनका देयर इज़ अ प्राइवेट क्लिनिक गुलशन में, तो इट्स कॉल्ड शाह डेंटल क्लिनिक। तो मैं वहाँ पे 3 साल से रूट कैनाल स्पेशलिस्ट
तौर पे काम कर रही हूँ। ओके, रूट कनाल स्पेशलिस्ट या रूट कनाल का मुझे जरा प्रोसीजर आज तफसील से बताओ, और नाज़रीन को भी पता होना चाहिए क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इसमें बहुत पेन होता है। हाँ, तो क्या पेन होता है सच में? देखिए, आजकल के ज़माने में कोई डेंटल प्रोसीजर जो पेनफुल हो बगैर एनेस्थीसिया के नहीं होता है। ठीक है। तो जब तक प्रॉपर एनेस्थीसिया इफेक्टिव ना हो, चाहे वो रूट कैनाल हो, दांत निकालना हो या कुछ भी हो, तो वो प्रोसीजर नहीं होता है। और अगर 2 इंटर अपॉइंटमेंट पेन होता है जैसे फॉर एग्जांपल, तो हम उसके लिए पहले से ही पेशेंट को पेन किलर दे देते हैं। ठीक है। और अगर इन्फेक्शन है खुदा ना खासा, जैसे कोई स्वेलिंग के साथ आया है, पस के साथ आया है, तो हम उसको एंटीबायोटिक भी साथ दे देते हैं। ओके। तो होपफुली आजकल के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह इट्स पेन फ्री, और इससे पहले के दांत वो निकालने पे चले जाए, एक्सट्रैक्शन पे चले जाए, तो रूट कैनाल करवा लेना चाहिए। लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि आई थिंक इतनी अवेयरनेस होने लगी है कि अब अच्छा, रूट कनाल में होता क्या है? क्या आप वेन्स को डैमेज करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? बेसिकली जो पल्प कहते हैं, जो दांत के अंदर वाइटल होता है, जिसके अंदर आर्टरीज भी होती है, नर्व्स भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं, इन्फेक्शन उस तक पहुंच जाता है, तो हम दांत को बचाने के लिए उसको काट के निकाल देते हैं। ठीक है। ठीक है। और उस जो जगह को काट के निकालते हैं उसके ना भराई कर देते हैं, सिंपल। Okay. तो वो जब वो फिल हो जाता है तो दांत मुंह में मौजूद रहता है, लेकिन वो डेड हो जाता है, तो वो अपना फंक्शन नॉर्मली करता रहता है, खाने चबाने के काम आता रहता है। चूंकि थोड़ा वो वीक हो जाता है तो रूट कैनाल के बाद इसलिए कैप लगाना हम कहते हैं कि मस्ट है। अगर दांत का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है तो कैप है। तो इस रूट कैनाल में सिंपल हम अंदर पल्प की फिलिंग कर देते हैं, जड़ों की फिलिंग कर देते हैं, और ऊपर दांत पे फिलिंग कर देते हैं। यू कैन यूज दैट टीथ एज यू आर यूजिंग इट नॉर्मली। ओके, तो जो भराई का आपने जिक्र किया, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा खाना पीना करते हैं वो भराई निकल जाती है, वो क्या चीज़ होती है? उसके अंदर क्या दांत के अंदर आप भराई करते हैं? दांतों के अंदर जो पल्प के अंदर होती है वो अलग मटेरियल होता है, वो थोड़ा सा मेडिकल टर्म में चला जाएगा। नॉर्मली आजकल जो है व्हाइट कलर का टूथ कलर फिलिंग्स होती हैं। Okay. तो हाँ, तो एस्थेटिक है, किसी को पता नहीं चलता आपकी फिलिंग हुई। अगर इन केस फॉर सम रीजन कुछ लोग की डाइट ऐसी होती है, स्टिकी है या फिलिंग ब्रेक हो गई, तो इट्स नॉट एन इशू, आप जाके दोबारा फिलिंग करवा लें। ओके। तो निकल जाती है। ऑब्वियसली दिस इज द रीजन कि आपको कहते हैं कि आप जरूर डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि एक अल्लाह की दी हुई नेचुरल दांत में और एक हमारा किया हुआ आर्टिफिशियल फिलिंग में डिफरेंस होता है। बिल्कुल। तो वो ऑब्वियसली बाइट का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, या लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो यूज़ हो, तो कभी कभी वो हो जाती है, निकल जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उसको इशू नहीं है, आप दोबारा करवा लें जाके। ठीक है। रूट कनाल की कितनी सिटिंग्स होती हैं? रूट कैनाल यू कैन डू रूट कैनाल इन 1 विजिट एज वेल। आजकल दुनिया भर में सिंगल विजिट रूट कैनाल्स भी हो रहे हैं। Okay. अगर आपको ऐसे कोई पस नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, तो आप इजीली, लेकिन वैसे यूजली इट टेक्स 2 to 3 विजिट्स, जिनमें जो है वो नॉर्मल है, यानी सिंगल विजिट भी हो सकता है, लेकिन 2 to 3 विजिट्स मिनिमम लगते हैं रूट कैनाल के लिए। ठीक है। और जो लोग रूट कनाल नहीं करवाना चाहते, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं रूट कनाल करवाना, तो इसके अलावा ऑल्टरनेटिव क्या होता है? उसका ऑल्टरनेटिव ये होता है कि फिर वो जो इन्फेक्शन है या जहाँ कीड़ा लगा हुआ है, वो कीड़ा बढ़ते बढ़ते जड़ तक चला जाता है। अगर वो जड़ तक चला जाता है बिल्कुल एंड तक, यानी जहाँ पे हड्डी है, तो फिर आप दांत को बचा नहीं सकते, फिर आपको इवेंचुअली वो दांत एक्सट्रैक्ट कराना पड़ता है। ओके। इसलिए जो लोग बहुत देर से दांत का इन्फेक्शन खराब कर आ जाते हैं, या कभी कभी उसमें हड्डी में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर इवेंचुअली वो लास्ट जो उसका रिजॉर्ट है, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट टीथ, आपको दांत निकलवाना पड़ता है। और दांत निकलवाने के बाद जो लोग दांत नहीं लगवाते दोबारा वो क्या होता है, उसके बारे में जरा बताइए। उसके देखें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस यही है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे 10 साल बाद आए, दांत निकाला था 10 साल पहले, तो दांतों के अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर बराबर में जगह खाली है तो दांत टेढ़ा हो जाता है। ओके। और ऊपर वाला दांत ओवर इरप्ट हो जाता है, यानी वो नीचे आ जाता है, तो उस स्पेस पे वो जगह छोटी हो जाती है, अब वहाँ पे कोई दांत भी नहीं लग सकता। दूसरा ये कि बराबर वाला दांत इसलिए इफेक्टिव होता है क्योंकि वहाँ पे खाना फंसना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो दांत टेढ़ा हो गया, उसकी प्रॉपर सफाई नहीं हो रही, तो बराबर वाले दांत पे भी कॉन्सिक्वेंस आता है। ऊपर वाला जो उसका ऑपोजिट वाला है, फॉर एग्जांपल अगर नीचे के जबड़े का दांत निकाला है, तो ऊपर वाले जबड़े का दांत जो है ना वो नीचे आ जाएगा। ओके। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रोसीजर होता है, लेकिन वो सालों लगते हैं, लेकिन वो आ जाता है। ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि जब फ्यूचर में आपके जरूरत पड़ती है दांत लगाने के लिए, तो आपको जगह नहीं होती है, तो कहते हैं कि आप बेशक पार्शियल टेंशन लगवा लें, यानी चढ़ाने उतरवाने वाला टेम्परेरी लगवा लें, लेकिन आप उस एरिया पे एटलीस्ट कुछ लगवा लें ताकि वो एरिया मेंटेन रहे, ताकि फ्यूचर में अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, कोई ब्रिज लगवाना, जो या आजकल इम्प्लांट बहुत चल रहे हैं, स्क्रू वाले दांत जो होते हैं, जो आजकल बिल्कुल लेटेस्ट है, वो उनमें से, ताकि वो एरिया मेंटेन रहे। लेकिन अगर आप एक्सट्रैक्ट करवाएं तो आप ज़रूर उसको फ़ौरन रिप्लेस करवाना है। ये स्क्रू वाला जो दांत आपने जिक्र किया, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, स्क्रू वाला दांत आजकल टाइटेनियम होता है, उसका मटेरियल होता है। उसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि हम वो स्क्रू डायरेक्ट बोन में फिक्स करते हैं। ठीक है। उस बोन में फिक्स करने से फ़ायदा ये होता है
कि जो अगर लोगों को पता हो प्रोसीजर ब्रिज का, कि ब्रिज में हम अगर एक दांत निकल गया है फॉर एग्जांपल, तो हम बराबर वाले दांतों से सपोर्ट लेते हैं, उनको छोटा करते हैं और 3 यूनिट का ब्रिज आता है जो बराबर वाले दांतों से सपोर्ट लेकर वहाँ फिक्स्ड हो जाता है, उस एरिया को फिल कर देता है जो कि खाली थी पहले। तो उसमें नुकसान क्या होता है, बराबर वाले दांत आपको छोटे करने पड़ते हैं, अच्छे दांत हेल्दी दांत उसको घिस के छोटा करना पड़ता है, और कभी कभी उन दांतों की अननेसेसरी रूट कैनाल भी करनी पड़ती है। ओके। क्योंकि ऑब्वियसली आप दांत को घिसेंगे तो दर्द होएगा, और अगर वो जड़ के पास चलेगी तो हम पहले से रूट कैनाल करते हैं, उसको इलेक्टिव एंडो कहते हैं। तो वो उससे बचाने के लिए तो हम सिर्फ सिंगल एक स्क्रू आता है टाइटेनियम का, हमारे क्लिनिक पे स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर शाह फैसल भी करते हैं, डॉक्टर सुफियान हम हैं, हमारे हैं, हम करते हैं। तो आप डायरेक्ट जो है वो बोन में ड्रिल करके वो लगा के छोड़ देते हैं, उसके बाद नेचुरल कैप आता है और उसके ऊपर फिक्स्ड हो जाता है, तो ऐसा दांत निकलता है कि जैसे हड्डी में से दांत निकल रहा है। वाओ। तो उसकी सपोर्ट कंपैरेटिवली अच्छी होती है, वो लॉन्ग टर्म अच्छा होता है, तो ये होता है। तो ये आजकल जो लेटेस्ट है वो डेंटल इम्प्लांट्स हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा समन, हमारे दांतों में अगर कोई इन्फेक्शन है तो हमें मतलब क्या अलामात होंगी हमारे लिए जो हम जाने, जो मतलब सबसे पहले जान जाए, ये नहीं हो कि हमारा दांत फिर गल सड़ गया, मुंह स्वेल हो गया तो फिर हम लास्ट में जा रहे हैं डेंटिस्ट देखिए के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनको लगता है कि उनके दांतों में जमाने से ब्लीडिंग हो रही है, दे थिंक ब्लीडिंग ब्रश करते हुए नॉर्मल है। मेरे दांतों में ब्रश करते हुए कोई ब्लीडिंग नहीं होती। बिल्कुल। ब्लीडिंग इज होना इज नॉट नॉर्मल, ठंडा गर्म लगना इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। ठंडा गर्म लग रहा है तो कोई रीजन है, खून आ रहा है मसूड़ों से, नॉर्मल हेल्दी मसूड़े में खून नहीं आता, ठीक है, कहीं ठंडा गर्म लग रहा है। खाना फंसना भी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नेचुरल स्टेट में दांत बिल्कुल एक दूसरे से फिक्स्ड होते हैं और बीच में गम होता है, तो खाना फंसने की जगह नहीं होती, या तो गम ने जगह छोड़ दिया है, या दांत में कोई कैविटी हो गई है, गड्ढा हो गया है, कीड़ा हो गया है, इसलिए वहाँ खाना फंस रहा है। गम्स में इन्फेक्शन है तभी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है तभी वो खून आ रहा है उसमें से। ओके। ठीक है, ठंडा गर्म रखने का मकसद ये है कि मसूड़े खुल गए हैं, तो जो ठंडा पानी, आइसक्रीम या जो भी आप चीज़ गर्म ठंडी खा रहे हैं वो नीचे डायरेक्ट जड़ पे लग रही है। अगर जड़ पे लगेगी तो जड़ जो है ना, वैसे तो वो गम से कवर होता है, लेकिन जब गम्स हट गए या उससे जगह छोड़ दी या कीड़े की वजह से दांत खुल गया है, तो ये सब जो है अलामात आते हैं, जिसमें टिपिकल जो बेसिक्स से स्टार्ट होती हैं, गम्स की है तो ब्लीडिंग होगा, टीथ से रिलेटेड भी सेंसिटिविटी गम से रिलेटेड भी हो सकती है, दांत से रिलेटेड भी हो सकती है, यानी मसूड़े से भी हो सकती है, दांत से भी हो सकती है। और हल्का फुल्का दर्द होना, खाना फंसने पे हल्का सा दर्द होना, इसका मतलब ये है कि कहीं दांत में कीड़ा हो रहा है, वहाँ खाना फंसता है तो आपको दर्द करता है, अभी वो शुरू हुआ है। इसलिए अगर इनिशियल स्टेजेस में आप चले जाएं तो वो छोटा सा अगर कीड़ा है तो हम उसको साफ करके सिंपल फिलिंग कर देते हैं। ओके। इससे पहले कि वो बढ़ जाए और वो जड़ पे चला जाए और उसको रूट कैनाल करना पड़े, और एक दफ़ा अगर पेशेंट को सिवियर पेन हो गया, यानी इतना पेन हुआ कि उसको दवाइयाँ लेनी पड़ी या हल्की फुल्की सूजन आ गई, तो फिर वो दांत जो है वो फिलिंग से सॉल्व नहीं होता। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं फिलिंग करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं, हम फिलिंग नहीं कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन वाले दांत पे हम फिलिंग कर देंगे तो आपका मुंह लिटरली इतना सूज जाएगा। बिल्कुल। तो पेशेंट को हमारे, चूँकि लोग को थोड़ा सा आइडिया नहीं है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये टिपिकल जो हैं वो सिम्टम्स हैं या साइंस हैं जो आते हैं पेशेंट को, जिससे वो हमारे पास कंप्लेन लेकर आते हैं। ओके। क्या समझती हैं समन, डेंटिस्ट्री में जो है हमारा पाकिस्तान जो है, दूसरे जो ममालिक हैं दुनिया भर के, बाहर के ममालिक, वो लोग कितने स्टेप्स हमसे फॉरवर्ड हैं, हमसे आगे हैं, और हम लोग कितने स्टेप्स पीछे हैं, या हम उनके शाना बशाना चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो गई है पाकिस्तान में। हाँ, यानी जैसे आपने पहले मेडिकल में सुना होगा कि कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, माशाल्लाह से डेंटिस्ट्री में भी इस तरीके से स्पेशलिटी निकल गई हैं और अलग अलग स्पेशलाइजेशन निकल गई हैं। जैसे मेरी रूट कैनाल या फिलिंग की स्पेशलाइजेशन है तो उसको एंडोडोंटिस्ट कहते हैं, ठीक है, या रिस्टोरेटिव कहते हैं। तो जो दांतों बच्चों के ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है, उनको ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। ओके। ठीक है, तो वो स्पेशलिटी है उसकी। ठीक है, जो सर्जरीज में जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर्स करते हैं या फेशियल ट्रॉमा है या फेशियल फ्रैक्चर्स को डील करते हैं, उनको ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू को डील करते हैं, जो बच्चों को डील करते हैं, इनको पीडोडोंटिस्ट कहते हैं। और जैसे जो डेंचर बनाते हैं या मसनूई दांत बनाते हैं, इवन के मसनूई आंख भी बनाते हैं, या कोई अगर आपका फॉर एग्जांपल सर्जरी, कोई एक्सीडेंट से आपका या कैंसर की वजह से कोई एरिया मुंह का गायब हो गया है, तो वो भी प्रोस्थोडोंटिक्स में, प्रोस्थीसिस में आता है। ओके। तो डेंटिस्ट्री भी माशाल्लाह से अब बहुत एडवांस हो गई है पाकिस्तान में, अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो रही हैं, ऑल ओवर द कराची हो रही हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं स्पेशलाइजेशन। जैसे मेरी अपनी डाउ की ट्रेनिंग है, तो मेरी ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री की ट्रेनिंग है, इसी तरीके से मल्टीपल ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में और कराची में हो रही हैं।
वाह, जबरदस्त। तो मतलब अलामात जो है आपने बताई बेसिक के ये हैं कि अगर आपके मुंह में से खून आता है और आपको कोई ना कोई पेन है। अच्छा, गम्स का कलर मैंने देखा है कभी कुछ लोगों का जो है पर्पलिश हो जाता है, मतलब उनका गम्स का कलर जो है वो रेडिश नहीं होता, पर्पलिश हो जाता है, तो वो भी किसी की प्रॉब्लम की वजह से हाँ, होता है? देखिए गम्स का वेरिएशन है, कोई एक कलर नहीं है, यानी रेंज होती है। यूजली हम पिंक, कॉरल पिंक इस तरीके से कहते हैं, तो अलग अलग हैं। कुछ जैसे स्मोकर्स हैं, उनके गम्स थोड़े से डिफरेंट कलर के होते हैं। Okay. तो अगर आपको लग रहा है तो आप दिखा दें, आके डेंटिस्ट को दिखा दें। तो गम्स की भी कलर की वेरिएशन है, ठीक है। अगर वो हाँ रेडिश हो रहे हैं और बहुत डार्क हो रहे हैं या ऐसे लग रहे हैं कि सूजे में है, स्वेलन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके गम्स में इन्फेक्शन है, तो आप ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाएं। बेसिक इशू ये है कि सिंपल कभी कभी स्केलिंग जो है वो रिकमेंडेड है 6 मंथ्स टू 1 ईयर में। तो आपको वैसे भी जर्नल रिकमेंडेशन है कि आप 6 मंथ टू 1 ईयर में अपने डेंटिस्ट को विजिट करते रहें। ठीक है। और ये एक छोटा बच्चा जिसके दांत आ जाते हैं 1 से 1.5 साल में, ये उस बच्चे से एप्लीकेबल है। जब आपके बच्चे के दांत आने शुरू हो जाएं तो फौरन ब्रशिंग, बच्चों का टूथब्रश आता है न्यूबॉर्न बेबीज़ का या छोटे बेबीज़ का भी, तो आप उनको फ्रीक्वेंट अपने डेंटिस्ट के 1 ईयर में विजिट कर लिया करें, ताकि अगर कोई ऐसी सिम्टम आ रही है जो आपसे मिस हो रही है तो आपके फ्रीक्वेंट विजिट से या रेगुलर चेकअप से आपको आइडिया रहता रहेगा कि आपके कोई इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं। ओके। अच्छा, स्केलिंग का आपने जिक्र किया, तो लोग तो है स्केलिंग कराने से बहुत डरते हैं कि हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे, ये तो कभी ना कराना, चाहे दांतों पे जितना भी गंद जमा हो, लेकिन स्केलिंग ना कराना, क्योंकि स्केलिंग कराने से आपके दांत कमजोर हो जाते हैं। तो बताइए समन, क्या इस बात में कोई सदाकत है? देखिए, हम लोग खुद भी 6 मंथ टू 1 ईयर जो है वो हम लोग स्केलिंग एक दूसरे, यानी ऑब्वियसली वी आर वर्किंग टुगेदर, इतने सारे लोग होते हैं, हम बोलते हैं 6 मंथ टू 1 ईयर में हम लोग भी एक दूसरे की स्केलिंग करते हैं और करवाते भी हैं। तो बेसिकली देखिए, जब सॉफ्ट फॉर्म में होता है प्लाग होता है, जब वो हार्ड फॉर्म में हो जाता है, जब आप बहुत टाइम तक प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होती है। इशू यहाँ पे ये भी है, बहुत से लोग कहते हैं हम ब्रशिंग करते हैं, लेकिन ब्रशिंग मेथड ठीक नहीं होता। जी बिल्कुल ठीक है, ब्रशिंग मेथड स्पेशली जो अंडर साइड है, लोग वहाँ पे दांत के पीछे वाला, यानी कीड़ा और इन्फेक्शन कहीं पे भी लग सकता है। सामने के दांत चमकाने से और ऊपर से चमकाने से डज नॉट मीन के और दांतों की जो सरफेस जो हिडन है दांतों के दरमियान या दांतों के पीछे के, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा या कैविटी नहीं लगेगी। एक तो नंबर 1 मेथड इशू है, ठीक है। फिर जब वो एक दफ़ा हार्ड हो जाता है तो उसको हम कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। अगर वो एक दफ़ा हार्ड हो गया, दुनिया की कितनी ब्रशिंग उसको नहीं रिमूव कर सकती, ठीक है। आपको इवेंचुअली अल्टीमेटली स्केलिंग में कुछ भी नहीं होती, एक पतली सी टिप होती है, अल्ट्रासोनिक, वो सिर्फ वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो वो दांतों को, दांत इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बोन। वाओ, यस, दांत के अंदर 97% मिनरल है एज कम्पेयर टू बोन। इनामिल, जो दांत का जो इनामिल है वो बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो एक सिर्फ टिप है अल्ट्रासोनिक, वो आपके गम्स में डीप जाकर वाइब्रेशन से वो जो कैलकुलस या प्लाग या टार्टर, अलग अलग फॉर्म है कहते हैं, वो उसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, ठीक है। अब इशू ये होता है, जहाँ पे टार्टर जमा हुआ होता है वो जगह खाली हो जाती है, जाहिर सी बात है। पेशेंट कहते हैं मेरा दांत जगह आ गई, स्पेस आ गई, और ऑब्वियसली वो गम्स के अंदर से जब क्लीन होता है तो गम्स को अपनी जगह जाने में थोड़ा टाइम लगता है, वो इन्फ्लेमेशन सॉल्व होने में, इसीलिए हम उनको जेल्स देते हैं, माउथ वॉश देते हैं, मेडिकेटेड टूथपेस्ट देते हैं। इट टेक्स टाइम टू हील। कहीं पे भी बॉडी में चोट लगती है तो वो 2 दिन में नहीं हील हो जाती है। तो वही मैकेनिज्म मुंह में भी है, अगर गम्स में भी है। अगर आप स्केलिंग करते हैं तो गम्स को वापस हेल्दी आने में इट टेक्स टाइम। उसके लिए है कि आप वही वाली चीज़ें हैं, एक तो उस जगह को हील होने दें, उसकी प्रॉपर दोबारा से सफाई रखें। अगर आपने फिर वही हैबिट्स अपनानी है कि उस एरिया को ब्रश करना नहीं है, प्रॉपर नहीं करना है, तो फिर देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग स्केलिंग। तो जो है ना, आपको उसको अच्छे से स्केलिंग कराने में मतलब कोई मुजाहिका नहीं है। बात को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया, तो नाज़रीन कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं समन की जानिब। और समन, हमें बताइएगा, जैसे स्केलिंग का आपने बताया कि भाई करवाना जरूरी होती है, लेकिन उसके बाद जो ठंडा गर्म लगता है वो कितने दिन में सेट हो जाता है, और क्या वो नॉर्मल है? मतलब अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो तो क्या फिर वो दोबारा से डेंटिस्ट के पास विजिट करे? हाँ, देखें, हम इसीलिए टूथपेस्ट देते हैं उस एरिया पे स्पेसिफिक लगाने के लिए। कुछ कॉमन ब्रांड्स हैं जो यूजुअली लोगों को पता भी होते हैं, ठीक है। तो जब तक गम्स हील होते हैं तो उनको आने में टाइम लगता है, तब पेशेंट कंप्लेन करता है, हम पेशेंट को पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं आपको थोड़ा ठंडा गर्म लग सकता है स्केलिंग के बाद, ठीक है। दूसरा इशू ये है कि अगर आपके गम्स में और हड्डी में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है कि उसने अपनी जगह छोड़ दी है,
वो एक एडवांस फॉर्म होती है जिंजिवाइटिस की, उसको कहते हैं हम पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है, वो हमारा टर्म है। उसमें वो गम्स और हड्डी अपनी जगह छोड़ देते हैं, फिर वो उनको लॉन्ग टर्म इशू हो जाता है। कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म इशू होता है कि उनको ठंडा गर्म लगता है, क्योंकि जब मसूड़ा और हड्डी अपनी जगह छोड़ गया है तो उनकी जो जड़ वाला, जो सीमेंटम वाली सरफेस होती है, जहाँ जड़ होती है, वो खुल जाती है, तो उन लोगों को बार बार ठंडा गर्म रहता है और लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो उसके लिए फिर अलग प्रोसीजर्स हैं कि वहाँ पे हम कुछ फिलिंग्स कर सकते हैं मेडिकेटेड, या कुछ हम उनको वार्निश टाइप का जो है उससे कवर करते हैं। तो लेकिन यूजली लॉन्ग टर्म नहीं होती है, वो कुछ दिनों में सेटल डाउन हो जाती है। ओके, मतलब 3 से 4 दिन लगते हैं? नहीं, विद इन अ वीक और सो, जब तक Okay. गम्स हील करते हैं तो सेटल डाउन हो जाती है। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो लोग समझते हैं कि भाई ठंडा गर्म लगता है, फिर वो एक दफा कराने के बाद दोबारा करवाते ही नहीं है स्केलिंग, हाँ। जाते ही नहीं है डेंटिस्ट के पास कि भाई नहीं, एक दफा का एक्सपीरियंस मेरा इतना बुरा था कि मैं तो दोबारा जाऊंगी ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं होता लेकिन कि कुछ normal लोग है। इतना सिवियर इन्फेक्शन गम्स का लेकर आते हैं कि आप उनको स्केलर की टिप टच भी नहीं कर सकते हैं, उनको इतना पेन होता है। तो फिर हम उनको रेकमेंड करते हैं कि वो एनेस्थीसिया में, लोकल एनेस्थीसिया में हम उनको अपॉइंटमेंट्स डिवाइड कर देते हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन है, ठीक है। अगर आपके गम में इतना इन्फेक्शन हो गया है कि पेशेंट सिर्फ गम्स के सिवियर पेन से इतना आते हैं कि उनके कहते हैं हमारे पूरे मुंह में दर्द हो रहा है, हमारे पूरे मुंह में दर्द होता है, उनको समझ में नहीं आता कि दांत में दर्द हो रहा है। तो उसका भी एक सोल्यूशन है कि हम उनको स्मॉल अपॉइंटमेंट में क्वाड्रेंट वाइज, थोड़ा थोड़ा एरिया वाइज हम उनको एनेस्थीसिया देकर, ताकि वो एरिया सुन हो जाए और वहाँ पे हम आराम से स्केलिंग कर सकें, जिसको हम डीप क्यूरेटाज कहते हैं। अंदर जाके डीप हम टाटर निकाल सकें, क्योंकि वो गम्स के अंदर बहुत डीप का टाटर जम जाता है, Oh तो my वो God. निकाल सकें। तो वो इस तरीके से। अच्छा, बहुत से लोग डरते हैं, मतलब हाँ स्केलिंग कराते उसको हुए फोबिया, उनको- डेंटल हाँ, फोबिया वो बहुत बोलते ज्यादा हैं है। मैं मुंह ही नहीं खोल सकता या खोल सकती, मुझे सांस रुकता है, मेरा सांस घुटता है। उनके लिए कोई हल बताएं डॉक्टर साहब। देखिए, डेंटल फोबिया का है, उसके लिए हमारी थोड़ी सी है कि हम उनको अर्ली अपॉइंटमेंट देते हैं, ठीक ताकि है। देखिए वो जितना देर वेटिंग एरिया में बैठेंगे उतना आपकी एंजाइटी बढ़ती है। ये आप नॉर्मल डॉक्टर के पास भी होता है। कुछ जी। लोग को होता है कि डॉक्टर जाते जाते जो हैं, वो मेरी अम्मी और खाला को होता है कि जाते जाते डॉक्टर के पास जाते जाते ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हो जाता है। बिल्कुल ऐसा क्योंकि वो होता है। जितनी देर में वेटिंग एरिया में बैठते हैं। तो कुछ हम लोग ये है रिकमेंडेशन के, जिनको थोड़ा ज्यादा फोबिया है उनको थोड़े अर्ली अपॉइंटमेंट रखें, ठीक है। उनको डायरेक्ट फर्स्ट अपॉइंटमेंट में हम नहीं ट्रीटमेंट करते, ये स्पेशली बच्चों के लिए भी है। इसलिए बच्चे जो हैं फेमिलियर हों अपने डेंटिस्ट से, तो अगर बच्चा डायरेक्ट पेन और सिवियर स्वेलिंग में या इस तरीके से डेंटिस्ट के पास जाएगा तो वो डर जाएगा। अगर वो उससे पहले जाके नॉर्मल अपने चेकअप्स कराता रहा है तो वो जानता है कि हाँ भाई ये डेंटिस्ट है, ये अच्छा है, ये मेरा जो है ना दांत देखता है, चेक करता है, वो जानता है। तो अगर उसको कोई इशू होगा तो वो डरेगा नहीं। तो इसीलिए आपका अगर डेंटिस्ट ऐसा है जैसे आप फेमिलियर हैं, जैसे लोग का जर्नल फिजिशियन होता है, फैमिली फिजिशियन होता है, तो आप एक डेंटिस्ट को अपने फैमिली में रखें जिसको आप यूजुअली चेकअप करते रहें, ताकि आपका जो एंजाइटी है वो इतनी ना हो। तो ये डेंटल फोबिया है, नीडल फोबिया भी है, ये डेंटिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। तो इसीलिए हम उसकी थोड़ी सी गाइडलाइंस है कि हम उनको अर्ली अपॉइंटमेंट रखते हैं, उनको थोड़ा सा काउंसिल करते हैं कि नहीं आप डरे नहीं, और फ़ौरन नहीं ट्रीटमेंट करते। एक दो अपॉइंटमेंट में उनको फेमिलियर हो जाते हैं डेंटिस्ट से, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट होता है ताकि वो थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप हो सके। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, बच्चों की बात आपने की तो बच्चों के बारे में जानना चाहूंगी। आजकल बच्चों का एक बड़ा अहम मसला जो है मैं देख रही हूँ कि दांत के पीछे भी एक दांत आ जाता है। मतलब दांत जो है वो दूध के दांत जो कहते हैं ना, वो झड़ते हैं तो दूसरे दांत आते हैं, लेकिन यहाँ पे दूध के दांत झड़ते ही नहीं है और उसके पीछे दांत आ जाते हैं। ये क्या सीन है? देखें, कुछ चीज़ें जो मॉडर्न जैसे सोसाइटी हो रही है, हमारा ये हो रहा है, जैसे हम लोग बचपन में अभी भी हम कहते हैं, हम लोग बहुत सेब गंडेरियाँ इस तरीके से हम खाते थे। तो बच्चों के आजकल नेचुरल टीथ गिर नहीं रहे हैं, जैसे दूध के दांत गिर जाने चाहिए। एक एज है, कुछ दांत 6 साल में आते हैं, कुछ 9 में आते हैं, कुछ 11 साल में आते हैं। तो जब आगे दूध वाला दांत नहीं गिर रहा तो परमानेंट टीथ तो निकलेगा। अब उसको जगह नहीं मिल रही है तो या तो वो दांत के आगे से निकलेगा या वो दांत के पीछे से निकलेगा। ओके, ठीक है। तो इसीलिए फिर दांत टेढ़ा आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अगर ऐसा लग रहा है कि आपके सामने का दूध का दांत है या टेढ़ा आ रहा है तो आप फौरन डेंटिस्ट को दिखा दें। तो कुछ नहीं होता, दूध का दांत होता है, ऊपर से दूध का दांत निकाल देते हैं। तो वो नेचुरली जब तक वो दांत इरप्ट हो रहा है और उसकी जड़ नहीं बनती, दांत जब मुंह में आता है तो उसकी 3 साल के बाद उसकी रूट कंप्लीशन होती है, तो अपनी स्पेस पे वापस खुद आ जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हमने छोड़ दिया और वो उसकी पूरी जड़ बन गई तो अब वो दांत उस एरिया में फिक्स्ड हो जाएगा। अब आपको ब्रेसेस से या तार से ही उसको अपनी जगह पे लाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो यूजली अगर आपको लगे कि बच्चे के दांत जो एज के हिसाब से हैं वो नहीं गिर रहे हैं, आजकल थोड़ी सी डिले ऑप्शन भी है, क्योंकि
बच्चों के दांत देर से निकल रहे हैं, यूजली 9 मंथ्स में ये इस तरीके से आ जाने चाहिए, तो वो निकल भी देर से रहे हैं, गिर भी देर से रहे हैं, तो उसकी एक रेंज है कि चलो 9 to 10 ईयर्स में ये वाला दांत गिर जाना चाहिए, 12 ईयर्स तक ये वाला दांत आ जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो यू शुड गो एंड कंसल्ट योर डेंटिस्ट। तो वो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल सा दूध का दांत वो निकाल देते हैं, तो पीछे वाला दांत जो नेचुरल परमानेंट आ रहा है वो अपनी जगह पर आ जाता है। ओके, मतलब उसके लिए भी आपको विजिट तो करना है ना? ठीक है, विजिट तो करना ही है ना। डेंटिस्ट इज नॉट समथिंग कि घर में बैठ के हो जाए, एक्सरे करने पड़ते हैं, हमें देखना पड़ता है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये है कि जस्ट गो फॉर अ चेकअप। कोई भी डेंटिस्ट है, कोई भी ओपीडी है, जस्ट गो एंड हैव अ चेकअप, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है। अच्छा, एक अच्छे डेंटिस्ट में और एक क्वैक्स में किस तरह से फ़र्क जो है वो डिफाइन हम लोग करें और किस तरह से पहचान करें, डिफरेंस क्या होना चाहिए कि एक आम आदमी जाए किसी भी डेंटिस्ट्री की क्लिनिक में और जाके वो देखे तो वो समझ जाए कि हाँ भाई ये जो है ये असली डॉक्टर है और ये जो है ये क्वैक है? ये बताइए। ये दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। क्वैक्स बहुत कॉमन है कराची में भी। यू कैन नॉट बिलीव के क्वैकरी इस तरीके से भी है कि लोग जो असिस्टेंट्स होते हैं या एज अ जूनियर काम करते हैं वो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। जी, ठीक है, सीख लिया। ऑब्वियसली उन्होंने अगर बहुत लंबा टाइम किसी डेंटिस्ट के साथ काम किया है तो उनको बेसिक प्रोसीजर पता चल जाते हैं, तो वो फिर अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। कुछ तो एक्चुअली खुद भी काम कर रहे होते हैं, खुद पेशेंट पे काम करना शुरू कर देते हैं, और कुछ जो हैं वो ठीक है क्लिनिक खोलते हैं, वो डेंटिस्ट हायर करते हैं, तो ठीक है डेंटिस्ट काम कर रहा है। ये तो ये है कि ऑब्वियसली आप जा रहे हैं जिस डेंटिस्ट के पास, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो, आइडिया हो कि वो कहाँ से ग्रेजुएटेड है या कहाँ से उसकी डिग्री है या ये सब चीज़ें हैं, तो आप थोड़ी बहुत जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसीलिए जो प्रॉपर सेटअप्स होते हैं, हॉस्पिटल बेस्ड सेटअप्स होते हैं, या आइडिया होता है कि पॉलीक्लिनिक टाइप का है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉपर जो हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स हैं वो हायर करते हैं, तो आप जो है वो उनके पास जाएँ तो एटलीस्ट एक ट्रस्ट रहेगा। या यूजली डेंटल ओपीडीज खुली हुई हैं बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस में, तो आप उनके पास जाएँ तो एटलीस्ट हाँ ये ट्रस्टवर्दी होगा कि ये जेन्युइन डॉक्टर है। ओके। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव है, तो इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, डेंटिस्ट्री दुनिया भर में एक्सपेंसिव है। अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ फिर भी हमारी इकॉनमी के लिहाज से उसके प्राइजेस हैं। दिस इज़ द रीज़न कि बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑप्शंस दोनों होते हैं। आपके पास प्राइवेट सेक्टर का भी ऑप्शन है, आपके पास पब्लिक सेक्टर का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो सबको पता है कि कराची में कौन से अच्छे पब्लिक सेक्टर्स हैं, तो वहाँ पे वही स्पेशलिस्ट जो कि पब्लिक सेक्टर्स में होते हैं वही स्पेशलिस्ट प्राइवेट में भी होते हैं, यानी दे वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस, तो वहाँ पे अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है। थोड़ा सा ऑब्वियसली जब रश होता है, गवर्नमेंट सेक्टर है, आपको वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा अपॉइंटमेंट टाइम से देर से मिलता है, तो आप जो है यू हैव बोथ ऑप्शंस। ठीक है, तो आप अपना ज़रूर जाएं वहाँ पे, अपना चेकअप करवाएं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। वहाँ पे प्राइसेस भी इकोनॉमिकल होते हैं, नॉमिनल होते हैं, तो जो है वो ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है। थोड़े से ऑब्वियसली इश्यूज हैं, लेकिन आपको आपके रेंज में होपफुली कहीं ना कहीं मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ओके, कुछ ना कुछ आपकी रेंज में मिल ही जाएगा। अच्छा, डेंटिस्ट्री के हवाले से जो लोगों के दिमाग में एक खौफ होता है कि भाई हम किस तरह से, हमें एंजाइटी होगी, हम अपना दांत नहीं निकलवा सकते, तो उसके लिए कोई ऐसा प्रोसीजर वगैरह आया है, कोई गैसेस वगैरह ऐसी आई जो बंदा हंसते हंसते जो है वो दांत निकल जाए, पता ही ना चले? वो नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इट्स कॉल्ड लाफिंग गैस। टर्शी केयर में मे बी दिस इज़ अवेलेबल, लेकिन छोटे सेटअप्स में इट्स नॉट अवेलेबल, क्योंकि उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है। उसके लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन है जिसमें हम नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो वाला है। थोड़ा सा अफसोस की बात यह है कि थोड़ा सा ये लिमिटेड है। लाफिंग गैस वाला जो है बच्चों के लिए भी होता है, थोड़ा सेडेशन होती है तो बंदा सेडेट हो जाता है, थोड़ा सुकून में आ जाता है, जो उसको एंजाइटी होती है वो उसको कंट्रोल करता है। उसका दूसरा ऑप्शन है जिनको बिल्कुल एक्सट्रीम फोबिया है, उनका फिर एक ऑप्शन ये होता है कि हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप जनरल एनेस्थीसिया में, जैसे आपके मल्टीपल इश्यूज हैं, कुछ बच्चों के भी होते हैं, दांत में 3-4 दांतों में कैविटीज़ हैं, कीड़े लगे हुए हैं, पेन है, स्वेलिंग है, तो वो फिर ये होता है कि हम इनको रेकमेंड करते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया में प्रॉपर वो पूरा बेहोश करके वो एक साथ मल्टीपल प्रोसीजर्स कर देते हैं आपको। वो एक एक्सट्रीम ऑप्शन है, लेकिन वो एक ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन यूजली जब आप जाते हैं तो डेंटिस्ट आपको इतना काउंसिल कर देता है कि आप थोड़े टाइम बीइंग बाद आप जो है वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ऐसा कोई इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अगर आप अच्छे स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट के पास जाएं तो वो आपको अच्छे से काउंसिल करता है, वो आपको समझाता है या वो करता है,
तो इट्स नॉट समथिंग कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, मतलब हो जाता है, हो जाता इन द एंड हो जाता है, टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, अच्छा, हमें ये बताइएगा ब्रशिंग टेक्निक्स कैसे करनी होती हैं, किस तरह से जो है हम ब्रश करना अपने बच्चों को भी सिखाएं, और कितनी दफा हमें दिन में ब्रश करना चाहिए? क्या जो हम लोग खपती हो जाते हैं दिन से 3 से 4 दफा ब्रश कर रहे थे, क्या ये वाला जो है फॉर्मूला ठीक है, या फिर दिन में 2 दफा ब्रश करना ठीक है? तो इस पे जरा रोशनी डालिए। देखिए, बेस्ट जो है कि दांतों में कीड़ा लगता है जब दांतों में बहुत देर तक लंबे टाइम के लिए खाना लगा रहता है, तो बिफोर बेड इज मस्ट। जो कीड़ा का प्रोसीजर जो बहुत ज़्यादा है वो रात भर में, जो दांतों में हम खाना लगा के सो जाते हैं वो रात भर में कीड़ा लगाता है, तो बिफोर बेड। और बेटर ये होता है कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट के बाद इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस, तो आपने ऑब्वियसली पूरा दिन वहाँ टाइम गुजारना है, ठीक है। तो अगर आपने नाश्ता किया फ़ौरन और आप चले गए वही लेकर, तो एक तो पूरा दिन है, एक तो प्रेजेंटेबल भी नहीं होता, सामने वाले को भी यह खाना लगा हुआ है तो वो नहीं होता। दूसरा ये है कि आप कोशिश करें कि बिफोर बेड और नेक्स्ट डे में आपको, कुछ लोगों को आदत होती है थोड़ा सा ब्रश करके आप नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर लें, और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद ज़रूर टूथब्रश करें ताकि वो खाना ना लगा रहे। ठीक है। बीच में अगर कुछ लोगों को लगता है तो वो माउथ वॉश रख लें, नॉर्मल किसी कंपनी का माउथ वॉश रख लें, वो है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा विगरस और डायरेक्शन का थोड़ा सा इशू है, तो हम वर्टिकल और थोड़ा टिल्ट करके 45 डिग्री पे थोड़ा सा टेढ़ा रख के इस तरह कहते हैं कि गम्स भी हो और दांत भी हो, और रोलिंग मोशन में इस तरीके से इधर भी आप ब्रश करें, और स्पेशली अंडर साइड पे भी आप स्पेशली वो करें, क्योंकि टार्टर मेनली अंदर लगता है जबान की साइड पे, और गम्स का इन्फेक्शन भी होता है, तो अंदर वाले एरिया लोग यूजुअली मिस कर देते हैं। बिल्कुल, तो ये नीचे भी और ऊपर भी। नीचे ऊपर देखें, दांत की कैविटी की सरफेस, हर दांत का सरफेस हर जगह है। कीड़ा अगर इधर लग सकता है तो कीड़ा पीछे भी लग सकता है। तो क्लीन तो आपको सारी सरफेस करनी है, ठीक है। दूसरा ये है कि एक और मेथड, ये एक और चीज़ें जो एडिटिव हैं, अगर किसी के दांतों में खाना फंसता है तो वैसे फंसना नहीं चाहिए, उसका कोई रीज़न है तो वो आप दिखा दें, कॉज है, लेकिन आप डेंटल फ्लॉस यूज़ कीजिए, जिसको दांतों का धागा कहते हैं। टूथपिक नहीं यूज़ कीजिए, ठीक है। टूथपिक मोटा होता है, वो वहाँ से वैसे ही गम को ख़त्म कर देता है, ठीक है। अगर आप एक गम में इतना मोटा टूथपिक मारते रहेंगे तो वो गम वहाँ ज़ख्मी कर देता है, गम को ज़ख्मी कर देता है, और गम फिर अपनी जगह छोड़ के वहाँ पे ज़ख्म और वहाँ कॉन्स्टेंटली खाना फंसना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे ये अवेयरनेस नहीं है। तो आप दांतों का धागा रखें, आप अपने पास एक फ्लॉस रख लें बैग में, जहाँ पे भी आपको कुछ लोगों को लगे कि फील है, तो यूट्यूब में आजकल वीडियोस आपको पता है सब जगह अवेलेबल हैं, तो आप 1-2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करना आ जाएगा। तो वो फ्लॉस से जो है वो धागे से आप वो खाना निकाल लें जहाँ आपका खाना फंस रहा है। ओके, अच्छा, अब एक टूथब्रश जो है वो कितने टाइम के बाद हमें चेंज कर देना चाहिए? टूथब्रश जो है देखें, उसके जो यूँ धागे निकले होते हैं उसको ब्रिस्टल्स कहते हैं हम। एक तो आपको उससे भी आइडिया होना चाहिए कि अगर वो ख़राब हो गए हैं, जैसे नॉर्मल आपके बालों का भी टूथब्रश हेयर ब्रश होता है, आपको आइडिया होता है वो है, लेकिन यूजुअली 3 मंथ्स में आपको अपना टूथब्रश जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको उसको भी देखकर आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये अब ख़राब हो गया है, ठीक है, उसके धागे जो हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं, तो आप वो चेंज कर लें। और नहीं तो ये है कि आप 3 मंथ्स में यूजुअली टूथब्रश जो है ना वो चेंज कर लिया करें। ओके, अच्छा, एक नई टेक्निक्स के भी टूथब्रशेस आए हैं जो कि खुद घूमते हैं। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक तो वो यूज़ कर सकते हैं? हाँ, वो यूज़ कर सकते हैं, वो रिकमेंडेड है ज़रूर, अगर आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वो, तो हमारे ये इतना कॉमन यूज़ नहीं है, इंटरनेशनली बहुत कॉमन है, लोग यूजली वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश होते हैं, इफ़ यू कैन डेफिनेटली यू कैन। अच्छा, और ब्रश करने का टाइम कितना होता है? मतलब आपने टूथब्रश जल्दी से जल्दी किया, 1-2-3 सेकंड में आप बस धो के दांत भाग जाते हैं, तो क्या ये टेक्निक सही है? एटली 1 to 2 मिनट्स जो हैं, इतना कि आप पूरे सरफेसेस पे अच्छे से ब्रश कर सकें, खाना कहीं फंसा हुआ है तो उसको इजीली क्लीन कर सकें, ऑब्वियसली, तो एटलीस्ट 1 to 2 मिनट। और सॉफ्टली करना होता है, क्योंकि लोग लगे पड़े होते हैं अपने दांतों के साथ, इतनी ज्यादा ज्यादती करते हैं कि दांत भी बोलते होंगे कि भाई ये कौन है। देखिए, वो उसकी वजह से एडिशनल इश्यूज होते हैं, ऊपर की सरफेस घिस जाती है लोगों की दांतों की, जो बहुत हार्ड यूज करते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम हार्ड टूथब्रश यूज करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि हम हार्ड नहीं यूज कीजिए, सॉफ्ट या मीडियम यूज कीजिए, ठीक है। तो सॉफ्ट या मीडियम रिकमेंडेड है, क्योंकि कुछ स्मोकर्स हैं या वो हैं वो हार्ड यूज़ करते हैं क्योंकि उनको स्मोकिंग के स्टेन्स आ जाते हैं, लेकिन यूजली है सॉफ्ट, मीडियम, और ब्रश अपना काम खुद करता है, ठीक है। तो सॉफ्टली, जेंटली, इतना भी नहीं कि आप सहला रहे हैं खाली ऑब्वियसली, लेकिन इतना सॉफ्टली, जेंटली, हार्ड देयर इज नो नीड फॉर यूजिंग योर लाइक हार्डली या वो, तो ये है कि आप सॉफ्टली या जेंटली यूज कीजिए। अच्छा, जो हम ब्रांड यूज करते हैं टूथपेस्ट का, हम यहाँ पे नाम तो कोट नहीं कर सकते, लेकिन हम जो भी ब्रांड यूज करते हैं, तो क्या एक ब्रांड हम यूज कर रहे हैं तो साल वही ब्रांड यूज करते रहे? नहीं, जो चेंज कर देखिए, यूजुअली टिपिकल लोग को पता है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, तो फ्लोराइड वाला रिकमेंडेड है, क्योंकि फ्लोराइड आपके दांतों में कीड़ा होने से रोकता है,
ठीक है, तो ये चेक कर लिया करें कि आपके टूथपेस्ट में कहते हैं फ्लोराइड है या नहीं। तो यू कैन चेंज योर टूथपेस्ट। आप जो है एक ट्यूब लें, जितना भी मंथ चल रही है वो, तो उसके अलावा कुछ और कोई और अच्छे ब्रांड में आ जाएं। तो कोई एक टिपिकल नहीं है कि आप यही ब्रांड यूज़ करते रहें, तो यू कैन ट्राई डिफरेंट ब्रांड्स, कोई इशू नहीं है। ओके, सेंसिटिविटी के लिए एक खासा टूथपेस्ट आता है जो कि हम लोग सब बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि यार अगर हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो हम वो टूथपेस्ट यूज कर लेते हैं। वो टूथपेस्ट तो यूज कर लेते हैं, लेकिन उसका जो कॉज है उसके लिए तो कैसे पता चलेगा? वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। आपने उसके सोल्यूशन के लिए यू आर यूजिंग दैट सेंसिटिव वाला टूथपेस्ट, लेकिन आप उसका कॉज के लिए यू हैव टू गो टू डेंटिस्ट के देखने के लिए कि वो क्यों लग रहा है आपको ठंडा, उसका कोई रीज़न है ठंडा लग रहा है या क्या वजह है उसके लिए। तो हमारे कुछ हैं जो हम मेडिकेटेड हैं, हम रेकमेंड करते हैं, लेकिन वो यूजली डेली बेसिस पे हम नहीं किसी पेशेंट को बोलते हैं कि आप डेली बेसिस में यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि वो है ही मेडिकेटेड। ओके, ठीक है, तो आप जाके विजिट कीजिए और जो कॉज है उसका वो जानने की कोशिश कीजिए कि किस वजह से ठंडा लग रहा है। अच्छा, दांतों के मसाइल को जो हम लोग बहुत लाइट लेते हैं कि यार सही है चला जाऊंगा डेंटिस्ट के पास, कौन जाए, टाइम निकालो और फिर डेंटिस्ट के पास जाओ। लेकिन अगर हम बर वक्त डॉक्टर के पास नहीं गए, डेंटिस्ट के पास नहीं गए, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस तरीके से हो सकती है कि दांतों में जो कीड़े का इन्फेक्शन होता है, अगर वो बहुत सिवियर हो जाए तो कुछ लोग इतना मुंह सूज के लेकर आते हैं। कुछ इन्फेक्शन आँख के थ्रू, इधर से कैवर्नर साइनस होता है, वहाँ से भी जा सकता है, कुछ इन्फेक्शन नीचे भी जा सकता है, तो वो उसको कहते हैं फेशियल स्पेसेस। हमारे मुंह में स्पेसेस होती हैं, अगर वो इन्फेक्शन दांतों का चला जाए, और कुछ लोगों के साथ हो चुकी है इमरजेंसी, तो इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए। तो कोई भी दांतों में कीड़ा लगना, इन्फेक्शन होना बहुत लंबे टाइम तक, उसको नहीं रखना चाहिए। उसका सोल्यूशन, उसका ज़रूर ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। तो हाँ, डेंटल से रिलेटेड भी इमरजेंसीज हो जाती हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, यहाँ वो अभी उसके लिए बिल्कुल एक अलग एक वो है, लेकिन हाँ डेंटल इमरजेंसीज होती हैं। पेशेंट आता है, पेशेंट जाके इतना सिवियर पेन होता है कि पेन किलर्स के इंजेक्शन लगवाता है, या ना हमें उनको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। वो इतना सिवियर आता है, मुंह खुलना बंद हो जाता है, इतना स्वेलिंग बढ़ जाती है कि पेशेंट आता है कि माउथ ओपनिंग नहीं हो रही है, तो फिर हम उनको हैवी एंटीबायोटिक्स देते हैं और ये सब देते हैं। तो हाँ, कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। ओके, क्या कैंसर कॉजेस भी हो जाता है कभी कभार? कीड़े से दांतों में कभी भी कैंसर नहीं होता। कीड़ा इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, वो एक इन्फेक्शन है। कैंसर का कॉज अलग होता है। कैंसर का जो एक ये है कि दांतों में कोई भी चीज मुंह में जख्म नहीं करनी चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म तक कोई दांत का एक शार्प एज है, कोई नोकीला है, वो काट रहा है, या कोई चीज जो जख्म है मुंह में, कोई भी जख्म 15 दिन से या 1 महीने से ज़्यादा रह रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जाकर किसी डेंटिस्ट को या किसी ओरल सर्जन को दिखाएं, ठीक है। जो दांतों में कैंसर करता है वो चीज़ें टिपिकल हैं, पान, छाल, गुटखा, तंबाकू, इनका कॉम्बिनेशन, या अल्कोहल ड्रिंकिंग भी आप कर लें, तो ये एडिशनल जो हैं वो उनको ऐड करती हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा केसेस हम देखते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं वो जब वो आते हैं। तो आप देखें, डरने से वो चीज़ गायब नहीं हो जाएगी, डॉक्टर को ना दिखाने से वो गायब नहीं हो जाएगी। तो आप इससे पहले कि वो स्टेज पे पहुंच जाए कि वो उसका कोई ट्रीटमेंट ही ना हो सके, आप उससे पहले ही दिखा दें ताकि उसका इलाज जो भी पॉसिबल है वो किया जा सके। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो हैं, पाकिस्तान ओरल कैंसर में टॉप 5 कंट्रीज़ या टॉप 3 कंट्रीज़ में जिनमें दुनिया जहाँ में ओरल कैंसर होता है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ केसेस हैं। और अगर अभी भी हम में अवेयरनेस नहीं आई और आगाही हमें नहीं आई, तो फिर ये रेशो, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, ये बढ़ सकता है। तो इस चीज़ से ज़रा सोचें और ज़रा इस बात को नोट करें कि आप लोग जो हम लोग, अच्छा हमारा रुझान क्यों नहीं है समझ, हम लोग डेंटिस्ट्री की तरफ इतना ज़्यादा फोकस क्यों नहीं करते? मुंह में जो है वो अंदर कुछ तबाही मच रही होती है। देखिए, अवेयरनेस नहीं है। बाहर मुल्कों में बच्चों के विजिट स्कूल से ही स्टार्ट हो जाते हैं, स्कूल की तरफ से ही विजिट्स होते हैं। एक तो हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर के पास तब जाया जाता है या डेंटिस्ट के पास तब जाया जाता है जब कोई मसला हो, कोई पेन हो, कोई इशू हो। दुनिया जहाँ में आप नॉर्मल चेकअप्स कर सकते हैं, नॉर्मल ब्लड वर्कअप होता है कि आप अपने चेक कर लें, किसी विटामिन की कमी तो नहीं है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ चूँकि दूसरा एक इशू है, पॉवर्टी है, गुर्बत है। गुर्बत में लोगों के पास खाना पीना नहीं है, तो उनके लिए लीस्ट थिंग है जिसके बारे में वो कभी सोचेंगे या कभी होगा, अगर उनको कोई ज़रूरत भी होगी तो वो शायद जाएंगे। तो इसलिए जो है ना, हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। बच्चों के स्कूल से ही चेकअप, बच्चे जब दांत आए मुंह में तभी से ब्रश करना शुरू कर देना चाहिए पेरेंट्स को। बच्चा 1.5 साल का है, साल का है, बच्चों के छोटे से टूथब्रश आते हैं फिंगर वाले,
तब से आप बच्चों को जो है वो 1-2 साल के हों तो जाके चेकअप करा लें। कोई दांत में काला काला निशान दिखें आप तो उसको चेकअप करवा लें। तो हमारे यहाँ ये थोड़ा सा इशू है, अवेयरनेस का इशू है। ओके जी, अवेयरनेस का इशू है। इसी के साथ साथ हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं समन की जानिब और उनसे जानते हैं मजीद डेंटिस्ट्री के बारे में। अगर कुछ रह गया है समन, तो आप, मैं चाहती हूँ खुद से बताइए कि अगर हम लोगों ने कुछ मिस कर दिया हो तो। आजकल कुछ चीज़ें जो कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली जिनका फर्स्ट बेबी होता है, कि स्पेशली जब आप मदर फीड से टॉप फीड पे या बॉटल फीड पे हम स्विच करते हैं तो आप कभी भी उसमें शुगर ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये बहुत है कि पेरेंट्स आते हैं, वो बच्चे को बॉटल में चीनी भर भर के डाल के दे रहे हैं या उनको जूसेस दे रहे हैं, और स्पेशली इसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केरीज या बॉटल केरीज के बच्चे जो रात को मुस्तकिल फीडर लगा के सोते हैं। उनसे आजकल आप बच्चे देखेंगे पूरे दांत, छोटे से 4 साल के हैं, पूरे दांत काले, यानी इतनी यंग एज में सारे दांतों में कीड़े लग गए हैं, बच्चा इतना पेन है। फिर उसका ये नहीं है, बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, उसका वेट का इशू होने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जो है शुगर अननेसेसरी बच्चों को देना, किसी भी चीज़ में बच्चे का टेस्ट नहीं डेवलप होता है तो यू शुड नॉट ऐड शुगर आपके मिल्क में एक्स्ट्रा, या अननेसेसरी जूसेस वगैरह देना। ये सब चीज़ें जो हैं वो दांतों में कीड़ा जो है वो बच्चों में बढ़ा रही हैं। ओके, ये तो बच्चों की बात हो गई। अच्छा, वो अक्ल दाढ़ का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो जो आती है, उसका दर्द जो होता है फिर चला जाता है, फिर होता है फिर चला जाता है, और वो साल पता नहीं गुजर जाते हैं, वो आके नहीं देती, तो उसके लिए फिर बंदा क्या करे? देखें, वो फनी थिंग कि मेजर पॉपुलेशन को अकल दाढ़ का इश्यू लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे रहता है, ठीक है, ठीक है। हर कोई बंदा जो है कभी आ रही होती है तो थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन अगर आपको ये फ्रीक्वेंट इशू रह रहा है अकल दाढ़ का, फिर उसका सोल्यूशन कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास जगह नहीं है आने को, या तो वो टेढ़ी आ रही है, तो उस यूजली जो होता है, जो उसके ऊपर गम्स होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, वो बार बार इन्फ्लेम्ड होती है, ठीक है। तो अकल दाढ़ अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक एक्स्ट्रा नाम है, ठीक है। अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो हम बेशक उसको यूज़ करते हैं नान बनाने के लिए, लेकिन अगर वो आपको बार बार तंग कर रही है, पेन कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया इन्फेक्शन होता है, मुंह बंद हो जाता है, तो ये अकल दाढ़ चूंकि यहाँ लास्ट में यहाँ होती है, तो यहाँ से हमारा जॉइंट होता है मुंह खुलने का, तो स्पेशली जब वो इन्फ्लेम्ड होती है तो मुंह खुलना बंद हो जाता है। स्पेशली अकल दाढ़ के इन्फेक्शन में पेशेंट आता है, मुंह नहीं खुल रहा है, तो उसका सोल्यूशन यही है कि एक्सट्रैक्शन, उसमें नॉर्मल एक्सट्रैक्शन भी होती है, और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो सर्जिकल भी हो सकती है। Oh my God. कोई डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर है आजकल। लाइक आई वुड से 50 to 70% पॉपुलेशन हैव दिस इशू रहता है। एक्सट्रैक्शन हो जाती है आराम से, आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाएं, कंसल्टेंट के पास जाएं जो इस चीज़ में महारत रखता हो दांत निकालने की, तो जो है वो अच्छे से सुन करके वो करके थर्ड मोलर का जो है वो इशू यही है कि उसको जो है वो निकाल दिया जाए। अच्छा, उसको निकाल दे, लेकिन लोग जो डरते हैं कि यार इसको निकलवा दिया तो उसके बाद जो पीछे के दांत हैं, दूसरे दांत हैं, वो भी तंग करेंगे, और फिर एक खौफ है लोगों के अंदर अकल दाढ़ से। देखिए, खौफ तो डेंटिस्ट्री का जर्नली है, लेकिन एक इन्फेक्शन को मुंह में बार बार पाल के हर थोड़े बाद एंटीबायोटिक का करके, ठीक है, तो बार बार जो है उसको लॉन्ग टर्म आप रखें, या तो उससे ये है कि आप एक दफ़ा उसको एक्सट्रैक्ट करा के कर दें। दांतों में एक दांत का कीड़ा दूसरे दांत में नहीं जाता, अच्छा, ठीक है। ओवरऑल आपकी ओरल हाइजीन पुअर है तो ऑब्वियसली कीड़ा तो लग जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया तो मुंह में है, लेकिन कोई भी दांत में एक चीज़ का इन्फेक्शन दूसरे दांत में जाता है। हाँ, अगर उस एरिया में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो वो एरिया अफेक्टेड होगा, लेकिन अकल दाढ़ निकालने में बराबर वाले दांत को कोई इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, क्या अकल दाढ़ से अकल आती है? कोई आज तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो ये अकल दाढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो निकलती 18 ईयर्स के अराउंड है, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इसको एसोसिएट कर दिया उर्दू में या इंग्लिश में भी विजडम टीथ कि व्हेन यू आर गेटिंग 18 तो वो तब आती है, तो शायद उन्होंने उसका नाम रख दिया। वैसे हम उसको थर्ड मोलर भी कहते हैं या विजडम भी कहते हैं, तो बस दैट इज द ओनली रीजन कि उसको जो है वो अकल दाढ़ कहते हैं, लेकिन क्योंकि आप थोड़े से मेच्योर और एडल्ट होते हैं बस। ओके, वरना इसका कोई मसला नहीं है। तो जो लोग, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, जो ये समझते हैं कि क्या कहते, तुम्हारी आज तक अकल दाढ़ नहीं आई, जो तुम्हारे पास अकल नहीं है और हमारी आ गई, हमारे पास अकल है, तो मैंने आपको जो है आज डेंटिस्ट से ही साबित करवा दी ये बात। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं जो हमारे स्पेशली फील्ड में वगैरह थर्ड मोलर नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। हाँ। थर्ड मोलर कुछ लोग नेचुरली एब्सेंट होते हैं, कभी भी नहीं आते हैं,
और कुछ लोग के होते हैं तो वो फिर पूरे लाइफ बहुत लॉन्ग तक उनको तंग करते रहते हैं थोड़े थोड़े दिनों में दर्द, पेन, स्वेलिंग होता रहता है। तो अगर आपको कंटिन्यूसली कोई चीज़ तंग कर रही है बॉडी में तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उसको एक दफ़ा अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि आप जाकर उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर करवा लें और उसका एक्सट्रैक्शन करवा लें। मगर यार वही बात है, एंड में वही दिमाग में, मेरे दिमाग में जो खौफ है ये आता है कि यार निकलवा लें, चलो ठीक है निकलवा लें, लेकिन उस निकलवाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना, वहां पर जाके उस हॉट सीट पे बैठना और फिर उस पे आप यहाँ वहाँ देखना, जो आगे पीछे का एटमॉस्फेयर होता है, बंदे की जान पे बनाई हुई होती है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे इतनी एंजाइटी होती है अगर मैं किसी डेंटिस्ट के पास जाऊँ। मैंने स्केलिंग जब करवाई थी तो मैं बहुत परेशान थी कि होगा क्या, मतलब क्या होगा। बार बार वो बोलते हैं कि बस आप रुक जाए, अभी रुक जाए, मूव नहीं हो, हिले मत। मतलब बहुत टेंशन हो जाती है इंसान को कि यार मैं करूं तो करूं क्या। तो ये जो एंजाइटी को रोकने के लिए, अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, काम करने के लिए क्या मतलब कोई ऐसी टेक्निक्स हैं जब हम जाएं किसी डेंटिस्ट के पास तो हमें डर ना लगे? देखिए कुछ लोगों की बहुत एक्सट्रीम एंजाइटी होती है तो हम उनको कुछ मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा सेडेट होकर वो आए, लेकिन वो नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं है। यूजुअली हम उनको काउंसिल करके, अच्छा जब हम उनको एनेस्थीसिया देते हैं इफेक्टिव हो जाता है और जब उनको पता चल जाता है कि दे डोंट फील एनीथिंग, ठीक है। यूजुअली जब एक अच्छा डेंटिस्ट काम कर रहा होता है तो दांत निकालते हुए आपको फील भी नहीं होता। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपको पता चलता है ऑब्वियसली कि मुंह में कुछ काम हो रहा है, लेकिन एक्सट्रैक्शन करते हुए नहीं फील होता। और वो जो इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन तो देखें वो तो जब तक प्रिक होगा उतना तो फील है। वो तो दिस इज इम्पॉसिबल कि आप बॉडी में कोई चीज प्रिक कर रहे हैं तो नहीं होगा, लेकिन वो जैसे ही प्रिक होता है अंदर, यानी आपको इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे ही पहला ड्रॉप भी जाता है एनेस्थीसिया का, वो एरिया आपका सुन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपके पास जो शुरू का ही होता है बस वही होता है, उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से सुन हो जाता है। तो दांत निकालते हुए आपको पता नहीं चलता, बिल्कुल भी फील नहीं होता, तो दर्द नहीं होगा, आई प्रॉमिस। कोई चीज़ फील नहीं होगी। हाँ कोई प्रोसीजर हो रहा है तो पता चलेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि बिल्कुल पेन फ्री होता है। और जो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं उसका क्या करें? मुझे तो लगता है कि मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा, अल्लाह ना करे, अगर मैंने कुछ कराया अपने मुंह में तो। वो इसलिए बोलते हैं पेशेंट को अच्छे से खा पी कर आए ताकि जो है वो रिएक्ट ना करे एनेस्थीसिया। वो थोड़ा सा एनेस्थीसिया के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं कि कुछ लोगों को पैल्पिटेशन हो जाती है या हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। तो हम बोलते हैं कि अच्छा सा मील लेकर आए 2-3 घंटा पहले, खा पी कर आए, ताकि जो है ना वो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स ना आए। बहुत रेयरली होती है लोगों को, वो एंजाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से तो वैसे ही लगता है कि दिल जो है ना तेज हो रहा है, लेकिन जब आई थिंक अच्छा डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे, प्रॉपर जाएंगे, तो जब वो काउंसिल हो जाते हैं तो फिर वो सब चीज़ें रिलीव हो जाती हैं। ओके, वेरी गुड। क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मैसेज यही है कि टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता नहीं है, जब वो बुढ़ापे में चले जाते हैं तो फिर लोगों को फील होता है कि हाँ हमने कदर नहीं की या बहुत अर्ली उनके दांत जो है वो गिर गए। तो आप एटलीस्ट उनकी 2 टाइम ब्रशिंग ज़रूर कीजिए अच्छे टूथपेस्ट से, और अपने एटलीस्ट साल में 6 महीने में, बहुत हुआ तो 2 साल में एक दफ़ा विजिट ज़रूर कर लें, ताकि आप अवेयर रहें कि आपको इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, डेंटल इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी ओवरऑल बॉडी पे भी इफेक्ट करते हैं। अगर आप अच्छे से खा पी नहीं सकते हैं या कुछ इशू है खाने पीने में, तो आपका हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। क्योंकि बहुत सारे आते हैं पेरेंट्स, बच्चे सही से खा पी नहीं रहा, दांतों में दर्द है या दांतों में इशू है, चबाया नहीं जा रहा है, तो ये सिर्फ दांतों की उसकी बात नहीं है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ की भी बात है। बिल्कुल। तो अगर आपको अपनी अच्छी जिंदगी गुजारनी है और बुढ़ापे तक आपको आपके दांत चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप अपने दांतों की हिफाजत करें। थैंक यू सो मच समन कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई डेंटिस्ट्री के बारे में, जो हमें नहीं पता थी वो भी हमें आज पता चली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ साथ नाजरीन, देखिए समन से तो गुफ्तगू हो गई, आप लोगों ने आज मेरा ड्रेस भी देख लिया, कितना हसीन लग रहा है, स्टाइलिश कलेक्शन बाय रबिया का। मैं जरा थोड़ा बहुत इतरा भी रही हूँ आप लोगों से बातें करते करते, अपने आप को एलसीडी में भी देख रही हूँ। ये जरा मजा आता है ना जब आप गुफ्तगू